नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है तमाम खबरों से आपको आगाह करने की, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शक्ति जिले के हसौद में आयोजित 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और महिला बाल विकास विभाग के सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 140 नवविवाहित जोड़ों को 36 हजार रुपए के चेक भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया। तो नवविवाहित जोड़ों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। महायज्ञ में शामिल मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं गायत्री महायज्ञ में सम्मिलित हुआ। ऐसे धार्मिक आयोजन में समाज में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम के दौरान शक्ति जिला प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी सम्मानित अतिथियों का। और अच्छा कार्यक्रम किए हैं जिससे हम लोग को शादी उदी हुआ है, अच्छा हुआ है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि यहाँ कन्यादान विवाह में सभी को अच्छे से और हो जाए शादी, और सभी को मतलब यहाँ आ सकते हैं। आज हम लोग मुख्यमंत्री के कन्या विवाह योजना में शादी के लिए आए हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। सरकार को धन्यवाद। हम लोग को उपहार दिए हैं, 36,000 का चेक दिए हैं, अंगूठी दिए हैं, बिछिया दिए हैं, मंगलसूत्र दिए हैं, और हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। अब हमारे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने लोकसभा के शून्यकाल में खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से खजुराहो को मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु से सीधे हवाई सेवा से जोड़ने की मांग की। सांसद ने बताया कि खजुराहो एक विश्व धरोहर स्थल है। वर्तमान में खजुराहो की एयर कनेक्टिविटी केवल दिल्ली, खजुराहो और बनारस मार्ग तक सीमित है। आपका आभार करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मेरा संसदीय क्षेत्र खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, और वहां पर एयर कनेक्टिविटी केवल मुंबई, खजुराहो, बनारस मात्र एक फ्लाइट है। लेकिन दुनिया के पर्यटक और देश के पर्यटक बड़ी संख्या में खजुराहो आते हैं। मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर से एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, क्षेत्र की जनता की ओर से भी, कि खजुराहो के अंदर मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर एयर कनेक्टिविटी मिले, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खजुराहो के गौतम रिजॉर्ट में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत मामले में दिलचस्प मोड़ आया है। मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि लोगों ने जहर खा लिया था। दरअसल प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्वालियर पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री ने ग्वालियर अस्पताल पहुंचकर खजुराहो में जहरीले भोजन से खाने से बीमार पड़े मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टर को उचित निर्देश दिए। आज निरीक्षण नहीं किया, वो दुखद घटना हो गई थी। खजुराहो में जहर खा लिया था, वो गंभीर है। उनको सबको डॉक्टर को निर्देशित दे के आ गया, इनके इलाज में कमी नहीं हो, इनका उपचार करें और इनको ठीक करके भेजें। ये हमारी सरकार की तरफ उनसे मिली, मतलब उनकी जो समस्या है सबका समाधान करने का निर्देशित किया है। उपचार में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, उपचार पूरा किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने झूठी पहचान और फर्जी विज्ञापन के सहारे महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। पुलिस के अनुसार आरोपी समाचार पत्रों में फर्जी वैवाहिक विज्ञापन छपवाकर महिलाओं का भरोसा जीतता था। इसके बाद शादी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूल लेता था। शिकायतकर्ता महिलाओं के साथ भी आरोपी ने यही तरीका अपनाया। पीड़िता ने बताया कि 2021 से 2024 के बीच आरोपी ने 18 लाख रुपए ले लिए। 2024 में दुर्ग आने पर महिला की स्थिति में आरोपी उसके घर से 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। प्रार्थिया की पहचान मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से हुई और दोनों के बीच पहचान बढ़ जाने के बाद फिर परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई। शादी के पहले प्रार्थिया को आरोपी ने ये नहीं बताया था कि वह पूर्व से शादीशुदा है और उससे पहले कई शादियां कर चुका है। शादी के बाद उसने अपनी आवश्यकता है मुझे कह करके प्रार्थिया से पैसे लिए और 2021 से 2024 तक कुल 32 लाख रुपए प्रार्थिया से कैश, गोल्ड लोन और ऑनलाइन माध्यम से उसने प्राप्त कर लिए।
एडवाइजरी के नाम पर ठगी की लगातार शिकायत मिलने पर शाहजहांपुर के दरगाह रोड एक मकान पर राज्य साइबर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। यहां से 20 से अधिक युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। यहां 3 घंटे से अधिक समय तक जांच और पूछताछ की गई। उसके बाद 13 युवती और 6 युवकों को गिरफ्तार कर उज्जैन ले जाया गया। बता दें कि एडवाइजरी के नाम पर लाखों रुपए के हर महीने की ठगी का मामला सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस ने पूरा खुलासा नहीं किया है। यह कारोबार साहिल मंसूरी और फहीम गोरी के माध्यम से 8 महीने से मकान किराए पर लेकर अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। उज्जैन साइबर पुलिस के डीएसपी लीना मारोट ने बताया कि लंबे समय से ठगी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है। कि यहाँ पर काफ़ी समय से जो है अवैध रूप से एडवाइजरी जो है संचालित की जा रही है, जिसमें जो भोली भाली आम जनता रहती है उसको शेयर ट्रेडिंग का झांसा दिया जाता है कि आप ये शेयर्स खरीदेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा। इस तरीके का झूठा फायदा उनको झांसा दे करके और आर्थिक लाभ कि आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये उनको झांसा दे करके उनसे पैसा जो है अकाउंटों में डलवाया जा रहा था। तो ये सूचना हम लोगों को मिली थी, तो सूचना की तस्दीक करके हम लोग यहाँ पर आए थे। सूचना सही पाई गई, कार्रवाई की गई है। अभी क्या है, बैंक स्टेटमेंट आना बाकी है, बैंक से जानकारी लेंगे। इन लोगों ने जो अकाउंट दिए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और करीबन 13 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं। अभी उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ करने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डबरा सिटी में किराना व्यापारी से 5.5 लाख रुपए की हुई लूट का डबरा पुलिस ने खुलासा किया है। 12 दिनों से फरार आरोपी सत्या डॉन को पुलिस ने जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से बाइक सहित नगद राशि जब्त की गई। घटना के बाद से आरोपियों की तलाश में लगातार सर्चिंग के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। मोबाइल लोकेशन ट्रेस के बावजूद सुराग नहीं मिल रहा था। ग्वालियर एसपी के निर्देशन में विशेष टीम ने आरोपी को खोज निकाला। आरोपी पर पहले से कई संगीन प्रकरण पुलिस में दर्ज है। उस पर 5,000 का इनाम भी घोषित था। बता दें कि व्यापारी पवन श्रीवास्तव से 5.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनने की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर बदमाश उपेंद्र उर्फ सत्या डॉन अपने साथियों के साथ 2 दिन रेकी की थी। लूट में शामिल 3 आरोपियों के सत्या डॉन से जेल में दोस्ती हुई थी। पुलिस फरार लुटेरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस द्वारा लगातार मेहनत करते हुए इसमें सफलता प्राप्त की है और अभी एक बदमाश को और मोटरसाइकिल पकड़ी गई। उसमें जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी उसको जब्त किया गया है और जो एक आरोपी उससे 14,500 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। राशि जो बताई गई थी घटना के बाद पीड़ितों ने वो 5.5 लाख रुपए थी। अभी अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी भी पतारसी की जा रही है, वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। इंदौर के ऐतिहासिक रणजीत हनुमान मंदिर से हर साल निकलने वाली प्रभात फेरी इस बार 12 दिसंबर को निकाली जाएगी। प्रभात फेरी का मार्ग 4.5 किलोमीटर होगा, जिसकी सुरक्षा और तमाम इंतजाम के लिए 650 पुलिसकर्मी गुरुवार दोपहर से ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को बैठक में सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। व्यवस्था के लिए 4 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर में एक एडिशनल प्रभारी अधिकारी तैनात रहेंगे। इनके साथ 2 डीएसपी और 4 थाना प्रभारी भी होंगे। ट्रैफिक पुलिस को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर संतोष कुमार सिंह चौक के द्वारा इसमें मीटिंग ली जाकर सभी को उनके दायित्व बता दिए गए किस तरह से काम करना है और इसमें लगभग इस पूरी व्यवस्था में जो प्रभात फेरी की व्यवस्था है इसमें लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर का जो पूरा रूट है और इसमें जो मंदिर दर्शन व्यवस्था के अलावा 4 अलग अलग सेक्टर भी बनाए गए हैं, जिसमें हर सेक्टर के प्रभारी एडिशनल डीसीपी को बनाया गया है और साथ में इनके 2 डीएसपी रखे गए और 4 टीआई रखे गए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 4 सेक्टर बनाए गए। मंदिर व्यवस्था दर्शन व्यवस्था अलग लगी है। मंदिर दर्शन व्यवस्था में शाम को 4 बजे से बल लग जाएगा। कवर्धा में कबीर पंथ के अनुयायियों ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय का घेराव किया। दरअसल सिटी कोतवाली क्षेत्र के नवा गांव में आरोपियों ने कबीर साहिब के पोस्टर को फाड़ा और निर्माणाधीन कबीर चबूतरा में तोड़फोड़ कर वीडियो जारी किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनुयायियों ने चेतावनी दी है। यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहिब ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाराजगी जाहिर की और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 12 दिसंबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्वयं 13 दिसंबर को कवर्धा पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस मामले में एसपी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि वीडियो के आधार पर जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2026 23 जनवरी को हमारे 16वें वंश उदित मुनीराम साहब का चादर तिलक होना है। उनके लिए देश विदेश में एक बैनर के तहत प्रचार प्रसार चल रहा है और कल हमारे नवागांव चौक पर भी हमारे कबीर कुटी के पास बैनर पोस्टर लगाया गया था, जिसको सोहन शिव पासक व्यक्ति वहां जाकर कुछ व्यक्तियों को लेकर हमारे तार का घेरा हुआ था, उसको भी तोड़ फोड़ कर दिया और साहब का बैनर को निकाल कर वो तोड़ फोड़ कर लातों से अपमानित किया गया है। इसलिए हम सभी कबीरपंथी उनके गिरफ्तारी के लिए हम एसपी साहब से आज मिलने आए। कल एक घटना हुई थी, एक सरकारी ज़मीन है, उस पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं, ग्रामीण भी अपना दावा कर रहे हैं और कबीरपंथ से जुड़े लोग भी अपना दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर इनमें थोड़ा विवाद हो रहा था, तो कल हम लोगों ने इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी और इसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में इन्होंने ये मांग की है कि वहाँ के एक शिव सेवक नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर फाड़ा गया है, ऐसा इन्होंने वीडियो दे रहे हैं। तो मैं उनको वीडियो भी प्राप्त कर रहा हूँ, अगर शिव सेवक के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। भाटापारा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1108 कुंडीय यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ के प्रथम दिवस गुरुवार को 33 कोटि देवताओं के आह्वान के साथ श्रद्धालु यहां जुटे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां डाली। आरती के बाद आयोजक समिति गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में जन समुदाय ने यज्ञ स्थल को परिक्रमा की। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या का उद्बोधन रहा। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर उठा घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ। अब छत्तीसगढ़ के सियासत में वंदे मातरम बनाम नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि पर बहस शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संघ गीत को लेकर सवाल उठाए। जवाब में संघ समर्थक नेताओं ने ऐसा पलटवार किया कि शब्दों की तलवारें हवा में लहराने लगी। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस हमेशा आरएसएस पर सवाल खड़े करती नजर आई है। जिस तरह से लोकसभा में वंदे मातरम पर विवाद हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी वंदे मातरम बनाम संघ गीत नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि पर बवाल जारी है। राजनीति में अक्सर विपक्ष हमलावर रहता है, लेकिन इस बार गीत को ही सियासी मुद्दा बनाकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बहस की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से हुई। उन्होंने सवाल दागा कि मोहन भागवत ने कभी वंदे मातरम गाया है? किसी संघी को वंदे मातरम आता भी है? जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे? मोहन भागवत को वंदे मातरम गाना आता है क्या? किसी संघी को आता है? वंदे मातरम कभी गाया है? इसकी शुरुआत ही कांग्रेस के अधिवेशन से हुआ है और हम निरंतर तब से, जब से इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया, तब से हम लोग आज तक गाते रहे। जब भी अधिवेशन होता है तब भी हम लोग गाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि वंदे मातरम गीत कब गाते हैं वो लोग? नमस्ते सदावत्सले यहाँ शुरू होता है, कभी तिरंगा नहीं फहरा है। वो हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे, क्योंकि वो हमको देशभक्ति के बारे में बताएंगे। और आज भी वो बांटने के काम कर रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के दौर में हर भारतीय की धड़कन तेज कर दी, जिसके धुन सुनकर क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते थे, आज वही गीत नेताओं की जुबान पर आते ही राजनीति की दुकानों में तौला जाने लगा है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तो वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस को देश से माफी मांगने की सलाह दे डाली। वे कह रहे हैं कि भूपेश बघेल संघ गीत गा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। उन्हें हर सुबह नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि गाना चाहिए। मोहन भागवत से वंदे मातरम सुनना है तो उनके पास जाएं। भूपेश जी का जो संघ का जो प्रार्थना है उसको उन्होंने किया तो उसका स्वागत है, उनको करना चाहिए डेली सुबह उठकर।
ये राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, उनको सीखना चाहिए और अच्छी बात है वो सीख रहे हैं, अपने आप में सुधार ला रहे हैं। जहां तक बात है कि परम पूज्य मोहन भागवत जी की ये बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम गीत गा पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए भूपेश जी को श्रद्धेय मोहन भागवत जी के पास जाकर निवेदन करना चाहिए, गाना सुनने के लिए उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, तब तो वो सुन पाएंगे। और इतनी जिज्ञासा है तो वो जाएं, अब वो संगीत भी गा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सियासत में अब मुद्दे कम, गाने ज्यादा गूंज रहे हैं। कोई कह रहा है वंदे मातरम कौन गाए, कोई सलाह दे रहा है नमस्ते सदा वत्सले रोज सुबह गाया जाए। लेकिन असली सवाल वही है, देशभक्ति की भावना सुर में होनी चाहिए। यहां तो सुर ही राजनीतिक भावना बनती जा रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।